आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। अब हमारा एक एक करके हमें डिस्कस करने हैं कुछ पॉइजनिंग्स को, कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस की। तो पहली है बार्बिचुरेट पॉइजनिंग। मोस्टली सुसाइडल, समटाइम्स एक्सीडेंटल। ज्यादातर ये सुसाइडल होती है। ठीक है, कोई सुसाइड करने के लिए खाए। कभी कभी एक्सीडेंटल हो सकती है। क्यों? क्योंकि बार्बिचुरेट्स अब यूज नहीं करता कोई ट्रीटमेंट में ज्यादा। कहीं पहले के समय में होते थे, अब उसे हॉस्पिटल इन सब में यूज नहीं किया जाता ज्यादा। तो कहाँ से मिलेगी? कोई जानबूझ के ही तो निकालेगा कहीं सुसाइड करने के लिए कहीं से। ठीक है। मैनिफेस्टेशंस आर ड्यू टू एक्सेसिव सीएनएस डिप्रेशन। जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं पॉइजनिंग से इसकी, वो ज्यादातर एक्सेसिव सीएनएस डिप्रेशन से होती हैं। बार्बिचुरेट्स का काम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करना। पर क्यों मैंने जैसे आपको टॉक्सिसिटी के बारे में बताया था शुरू में कि टॉक्सिसिटी का मतलब एक्सेसिव एक्शन हो जाए। ठीक है ना? तो एक्सेसिव सीएनएस डिप्रेशन हो जाएगा। इसमें क्या होगा? पेशेंट इज फ्लैबी एंड कोमाटोज। पेशेंट ढीला ढाले शरीर से हो जाएगा और कोमाटोज भी हो सकता है, मतलब कोमा में जा सकता है। विद शैलो एंड फेलिंग रेस्पिरेशन। बहुत कह सकते हैं हल्का, बहुत ही दबा दबा सा और बहुत ही ज्यादा मतलब बिल्कुल खत्म होने की कंडीशन वाली रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो जाएगी। रेस्पिरेशन की प्रोसेस डिप्रेस हो चुकी होगी। बीपी, फॉल इन बीपी। बीपी भी नीचे गिर जाएगा क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम पे प्रॉब्लम हो रही है। कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पूरा का पूरा ढह जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। रीनल शटडाउन। किडनी भी, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम दब गया तो किडनी भी खराब होने लगेंगी, वो भी शट डाउन हो जाएंगी। पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस। जो आपके लंग्स में प्रॉब्लम्स और भी आ सकती हैं। बल्बस एरप्शंस। छोटे छोटे फफोले से बन सकते हैं लंग्स में, क्योंकि एयर का पासिंग आउट नहीं हो रही है। ठीक है, ये सब दिक्कतें आ सकती हैं। लीथल डोज डिपेंड्स ऑन लिपिड सॉल्युबिलिटी। ठीक है। कुछ बार्बिचुरेट्स की लिपिड सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, कुछ की कम। तो जिनकी ज्यादा है वो थोड़े कह सकते हैं उनकी कम डोज ही काफी है। ठीक है। जिनकी लिपिड सॉल्युबिलिटी कम है उनके ज्यादा डोज चाहिए ताकि आपको पॉइजनिंग हो सके। तो इस हिसाब से ध्यान रखना पड़ता है। लिपिड सॉल्युबिलिटी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बॉडी में लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट अप्लाई टू एनी सीएनएस डिप्रेसेंट पॉइजनिंग। ट्रीटमेंट में क्या क्या है हमारे, मतलब जितनी भी सीएनएस डिप्रेशन की पॉइजनिंग्स होती हैं उनमें सब में यही सेम यूज होता है ट्रीटमेंट। पहला, गैस्ट्रिक लवाज। लीव ए सस्पेंशन ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल इन स्टमक। तो स्टमक में एक्टिवेटेड चारकोल का सस्पेंशन दे दिया जाता है, जहां पर वही मैंने आपको पहले बताया था कि जो चारकोल के मॉलिक्यूल्स हैं अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेंगे पॉइजन के मॉलिक्यूल्स को, और इंटेस्टाइन में जा ही नहीं पाएंगे वो एब्जॉर्प्शन के लिए। सपोर्टिव मेजर्स, पेटेंट एयरवे, असिस्टेड रेस्पिरेशन, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड वॉल्यूम, ये हमने अभी पहले जनरल मेथड में डिस्कस किया था, ये सब होता है। एल्केलाइन डायूरेसिस। एल्केलाइन डायूरेसिस में आपके क्या करेंगे कि आपके जो पीएच है यूरिन का वो एल्केलाइन कर देंगे, ताकि बार्बिचुरेट जो कि एसिडिक होते हैं वो आसानी से फिल्टर आउट हो सके, क्योंकि वो आसानी से उसमें घुल सकते हैं, डिसॉल्व हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, हीमोडायलिसिस एंड हीमोपरफ्यूजन। ये मैं डिटेल में बता चुका हूं ऑलरेडी, तो बताने की यहाँ जरूरत नहीं कि आखिर इनमें होता क्या है, लेकिन हम इनका इस्तेमाल करते हैं। मॉर्फिन पॉइजनिंग। मॉर्फिन एक ओपियोइड ड्रग है। इट इज एक्सीडेंटल, सुसाइडल और सीन इन ड्रग एब्यूजर्स। मॉर्फिन की पॉइजनिंग या तो एक्सीडेंटल होती है, किसी ने गलती से ले ली, सुसाइडल होती है, किसी ने जानबूझ के खुद को मारने के लिए ली है, या फिर ड्रग एब्यूजर्स में भी देखने को मिलती है, जो ड्रग एब्यूज करते हैं लोग, नशे करते हैं उनके भी। In the intolerant adult, 50 milligram of morphine IM produces serious toxicity. एक ऐसा एडल्ट जिसकी बॉडी टॉलरेट नहीं कर सकती मॉर्फिन को, उसमें 50 मिलीग्राम मॉर्फिन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के थ्रू दिया हुआ ही बहुत सीरियस टॉक्सिसिटी कर सकता है। ह्यूमन लीथल डोज इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 250 mg। लीथल डोज मतलब कि आप जिसमें जान जानी ही जानी है। तो 250 mg तक आप किसी ने दे दिया मॉर्फिन किसी को, तो वो पर्सन पक्का मर जाएगा। मैनिफेस्टेशंस, साइंस और सिम्टम्स मतलब क्या है? दीज आर द एक्सटेंशंस ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन। मतलब जो भी मॉर्फिन के फार्माकोलॉजिकल एक्शन है उन्हीं का एक्सटेंशन, वही और ज्यादा एक्सेसिव फॉर्म में। स्ट्यूपर और कोमा, एक पर्सन बिल्कुल ऐसी हालत में होता है जैसे स्टूपिड सा हो गया हो,
उसको मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, कुछ ऐसी कंडीशन। कोमा में भी जा सकता है। फ्लैसिडिटी, बॉडी बहुत ढीली हो जाती है। शैलो एंड ओकेजनल ब्रीदिंग, मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है। साइनोसिस, पिन पॉइंट प्यूपिल, पिन पॉइंट प्यूपिल आपके वो प्यूपिल का साइज बहुत छोटा हो जाता है। फॉल इन बीपी, शॉक, बीपी नीचे गिर जाता है, शॉक की कंडीशन हो जाती है। कन्वल्जन्स हो सकते हैं, पल्मोनरी इडीमा होगा टर्मिनल स्टेज में, और फाइनली अगर इलाज नहीं हुआ तो रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से डेथ हो जाएगी, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरी तरह से दब जाएगा। ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सपोर्ट, क्योंकि रेस्पिरेटरी फेलियर के ही उसकी वजह से डेथ के चांसेस हैं, इसलिए सबसे पहले वो ज़रूरी है। पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेशन, मतलब बाहर से एयर का प्रेशर लगाया जाता है अच्छे से, ताकि उसके लंग्स ज़बरदस्ती काम करें पेशेंट के। मेंटेनेंस ऑफ बीपी, बीपी को मेंटेन करने के लिए आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर कहे जाते हैं। अब आईवी फ्लूइड क्या करेगा, लिक्विड बढ़ा देगा। तो पाइप में अगर लिक्विड का अमाउंट वॉल्यूम का बढ़ाओ तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो बीपी बढ़ेगा। ठीक है। वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, आप किसी पाइप को पकड़ें और उसको दबा दें थोड़ा सा तो प्रेशर बढ़ जाता है पानी पे, वैसे ही इसके साथ ऐसी दवाइयां जो वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, दबाती हैं, वो क्या करेंगी, वो इस पे आपके प्रेशर फिर बढ़ा देंगी। गैस्ट्रिक लवाज शुड बी डन विद पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट दे देते हैं सोल्यूशन, ताकि पेट में जो वो है आपके मॉर्फिन वो सब न्यूट्रलाइज हो जाए। पोटेशियम परमैंगनेट अलग तरह से काम करता है, चारकोल की तरह नहीं। ये क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है मॉर्फिन के मॉलिक्यूल्स को। ये बहुत कह सकते हैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये उसे ऑक्सीडाइज कर देगा और मॉर्फिन क्या है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी और किसी काम की नहीं रहेगी, तो इससे बॉडी पे बुरा असर नहीं होगा। स्पेसिफिक एंटीडोट, एक इसके लिए स्पेसिफिक एंटीडोट मॉर्फिन पॉइजनिंग के लिए यूज करते हैं, वो है नैलोक्सोन। इसका इस्तेमाल करते हैं। नैलोक्सोन का एक्चुअल जो यूज है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ही है, और मॉर्फिन क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ही इफेक्ट ज्यादा करती है बुरा, उसी की वजह से डेथ होने के चांसेस होते हैं, तो हम नैलोक्सोन का यूज करते हैं। Organophosphate poisoning. Organophosphates are easily available and extensively used as agricultural and household insecticides. मतलब बहुत आसानी से एग्रीकल्चर में यूज होने वाली जगह या हाउस होल्ड में इंसेक्टिसाइड जो यूज करते हैं उनमें ये पाया जाता है। एक्सीडेंटल हो सकता है इसकी पॉइजनिंग का केस, सुसाइडल हो सकता है, होमिसाइडल भी हो सकता है। एक्सीडेंटल मतलब कि पर्सन ने गलती से ले लिया, अब वो कोई किसान है जिसने एग्रीकल्चर करते वक्त अपने डालना चाहा इसका इंसेक्टिसाइड ताकि उसके कीड़ा ना खाएं उसके प्लांट्स को, पर गलती से उसकी बॉडी में भी चला गया। ठीक है। सुसाइडल हो सकता है किसी ने जानबूझ के लिया। होमिसाइडल हो सकता है कि किसी पर्सन ने किसी को मारने के लिए दिया हो पॉइजन की तरफ। लोकल मस्कराइनिक मैनिफेस्टेशंस एट द साइट ऑफ एक्सपोजर, जहां भी एक्सपोज होता है पर्सन, कि स्किन पर होगा, आईज पे होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे होगा, तो वहां के एरिया में मस्कराइनिक मैनिफेस्टेशन, मस्कराइनिक इफेक्ट दिखने लगते हैं उस एरिया से रिलेटेड। अगर ज्यादा लंबे समय तक चलती है तो निकोटिनिक और सेंट्रल एक्शंस भी देखने को मिलेंगे। तो क्या क्या हमारे इफेक्ट्स हो सकते हैं इसके ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के। इरिटेशन ऑफ आई, आई में बहुत ज्यादा खुजली इचिंग हो। लेक्राइमेशन, बहुत आंसू निकले। मायोसिस, जो धुंधलापन आ जाता है जो विजन है उसमें। ब्लरिंग ऑफ विजन। सलाइवेशन, मतलब कि बहुत ज्यादा लार निकलती है, थूक निकलता है माउथ से। स्वेटिंग, बहुत पसीना आता है। कॉपियस ट्रैकियोब्रोंकियल सिक्रेशन, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें ट्रैकिया और ब्रोंकस है, उसमें थोड़ा थोड़ा उसकी वॉल्स में सिक्रीशन होती रहती है ताकि वो पूरी तरह थोड़ा सी वेट बनी रहे, उनसे एयर पास हो तो वो उन्हें सुखा ना दे, तो वो उसके लिए उसको वेट रखने के लिए होती हैं, पर ये जरूरत से ज्यादा सिक्रीशन आने लगती है तो इससे ब्लॉकेज हो जाता है आगे जाकर। ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में तकलीफ। कोलिक, जो आपका कोलोन है और वो सब वो बंद हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। इनवॉलेंटरी डिफिकेशन एंड यूरिनेशन, मतलब कि जो फीसेस होंगी वो आपके कंट्रोल में नहीं होंगी, वो आपके ऐसे ही निकल जाएंगी, और यूरिनेशन भी ऐसे ही हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉल इन बीपी, ब्रेडिकार्डिया और टैकिकार्डिया। बीपी नीचे गिर जाएगा और उसके अलावा ब्रेडिकार्डिया टैकिकार्डिया में से कुछ एक चीज हो सकती है। ब्रेडिकार्डिया मतलब
कि हार्ट रेट कम हो गया, टैकीकार्डिया हार्ट रेट ज़्यादा हो गया। कार्डियक एरिथमियाज, जो रिदम है कार्डियक मूवमेंट की वो कम हो जाए, बिगड़ जाएगी। वेस्कुलर कोलैप्स, जो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा। मस्कुलर फेसिकुलेशंस, वीकनेस, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। जो मस्कुलर फेसिकुलेशंस मतलब कहें कि मस्कुलर जो आपका सिस्टम है, मसल सिस्टम, वो सारा का सारा उसमें दिक्कतें आएंगी, वीक हो जाएगा वो। और रेस्पिरेशन में जो आपके मसल्स इन्वॉल्व हैं वो भी पैरालाइज हो सकती हैं, हो जाएंगी बल्कि। एक्साइटमेंट, ट्रेमर, एटेक्सिया, कन्वर्जेंस, कोमा एंड डेथ। तो आपके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बॉडी में होगी, ट्रेमर्स हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, कह सकते हैं ऐसा लगता है कि उसमें मतलब अच्छा खिंचाव सा पड़ रहा है सारी बॉडी में और नर्व्स में। और आपके कन्वल्जन्स हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, एपिलेप्सी टाइप, कोमा में जा सकता है पेशेंट और डेथ भी हो सकती है। डेथ इज जनरली ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर। मॉर्फिन पॉइजनिंग की तरह यहाँ पर भी डेथ का रीजन मेनली रेस्पिरेटरी फेलियर से होता है। हालांकि ऐसा नहीं है और चीज़ों से मर नहीं सकता पेशेंट, लेकिन सबसे पहले रेस्पिरेटरी फेलियर ही हो जाता है और उसके बाद पेशेंट बचता ही नहीं इस हालत में कि उसमें उसको कोई फर्क पड़े। ट्रीटमेंट, टर्मिनेशन ऑफ फर्दर एक्सपोजर टू पॉइजन, मतलब फ्रेश एयर, वॉश द स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन विद सोप वाटर, गैस्ट्रिक लवाज। मतलब आपके क्या, टर्मिनेशन ऑफ फर्दर एक्सपोजर, और पॉइजन उसके कांटेक्ट में पेशेंट ना आए, ऐसा कुछ करें हम। फ्रेश एयर में ले जाएं अगर हवा में है, स्किन वॉश करें, है ना, अगर स्किन पे लग गया है तो ये सब ध्यान रखना है। मेंटेन पेटेंट एयरवे, पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेशन, मतलब कि एयरवे जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का उसे सही रखना है और पॉजिटिव प्रेशर बाहर से मेंटेन करना है, कहीं उल्टा ना हो कि हवा उल्टा बाहर निकलने लगे। सपोर्टिव मेजर्स, मेंटेन बीपी, हाइड्रेशन, कंट्रोल ऑफ कन्वर्जेंस विद यूज ऑफ डायजीपाम। बीपी को मेंटेन करना है, हाइड्रेशन रखना है मतलब कि पानी पिलाते रहना है। अब चाहे वो बोतल के थ्रू दें या फिर वैसे ही डायरेक्टली मुंह से अगर पिलाया जा सकता है तो पिलाएं। कंट्रोल ऑफ कन्वल्जेंस यूजिंग डायजीपाम, डायजीपाम का यूज करके कन्वल्जेंस को रोकें। स्पेसिफिक एंटीडोट्स, एट्रोपिन एंड कोलिनेस्टरेज रिएक्टिवेटर्स। स्पेसिफिकली एंटीडोट के तौर पर हम यूज करते हैं कुछ दवाइयां जिनका नाम है एट्रोपिन एंड कोलिनेस्टरेज रिएक्टिवेटर्स। lead poisoning, lead is a highly toxic metal and a very strong poison. Lead poisoning is a serious and sometimes fatal condition. It occurs when lead builds up in body. मतलब lead धीरे धीरे बॉडी में बिल्डअप होता है, इकट्ठा होता जाता है, उसकी वजह से lead poisoning जनरली होती है। lead is found in lead based paints, कई सारे पेंट ऐसे हैं जो कि पेंट यूज करते हैं उनमें lead होता है। इंक्लूडिंग पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स ऑफ ओल्ड हाउसेज एंड टॉयज, आर्ट सप्लाईज। ठीक है, मतलब कि ओल्ड हाउसेज, जो पुराने घर हैं और जो पुराने वो खिलौने हैं उनके ऊपर ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि एक टाइम था लेड बहुत कॉमनली यूज़ होता था इन सब में, अब उसका यूज़ कम कर दिया गया है इसी की पॉइजनिंग का जब इफेक्ट देखा गया। तो पुरानी चीज़ों में ज़्यादा आपको मिलेगा। आर्ट सप्लाईज, आर्ट की जो सप्लाईज होती हैं जो आर्ट में मतलब पेंट्स यूज़ करते हैं उसमें भी। कंटेमिनेटेड डस्ट, कोई एरिया है जहाँ लेड बहुत ज़्यादा मतलब एटमॉस्फेयर में है या वहाँ पर वो पॉइजनिंग उसकी बहुत है, ज़मीन वमीन सब में उसके हो सकता है, डस्ट में आ सकता है। एंड गैसोलीन प्रोडक्ट्स, कई जगह सर्द इलाकों में एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पर लेड का यूज़ करते हैं। लेड के एक मतलब कह सकते हैं कंपाउंड का, जो पेट्रोल डीजल में डाला जाता है ताकि सर्द इलाकों में जब वो कोई कार चलाए तो उसमें दिक्कतें ना हो। कुछ दिक्कतें होती हैं, एंटी नॉकिंग एजेंट डाले जाते हैं। तो लेड एक बड़ा चीप सा एंटी नॉकिंग एजेंट था। अब तो दूसरी चीजें आ गई हैं पर एक जमाने में था और उससे दुनिया भर में लेड बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा था, अब नहीं होता। लेड टॉक्सिसिटी इज रेयर आफ्टर अ सिंगल एक्सपोजर और इंजेक्शन ऑफ लेड। एक बार अगर लेड थोड़ा बहुत आपकी बॉडी में चला गया चाहे कैसे भी तो इतना खतरा नहीं है। इट यूजुअली अकर्स ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स और ईयर्स, मतलब कि कई महीने और कई सालों के टाइम पीरियड में धीरे धीरे बॉडी में इकट्ठा होता है। इट कैन कॉज सीवियर मेंटल एंड फिजिकल इम्पेयरमेंट, ये क्या कर सकता है, बहुत बुरा आपके मेंटल या फिजिकल मतलब प्रॉब्लम कर सकता है बॉडी में। यंग चिल्ड्रन आर मोस्ट वल्नरेबल, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा खतरा होता है। साइंस एंड सिम्टम्स इंक्लूड, क्या क्या साइन सिम्टम होते हैं इसकी पॉइजनिंग के।
एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हैं। पेन होगा एब्डोमेन में, क्रैम्प्स होंगे, बहुत ऐंठन होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा कि भाई वो कब्ज आ जाएगा, और लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगेगी, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन है मेनली शायद उस वजह से ही। सेकेंड पॉइंट, एग्रेसिव बिहेवियर, स्लीप प्रॉब्लम्स, हेडेक्स, इरिटेबिलिटी, मेमोरी लॉस, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला बिहेवियर हो जाएगा पर्सन का, चिड़चिड़ा सा हो जाएगा पर्सन, स्लीप प्रॉब्लम होगी, सोने में नींद नहीं आएगी ढंग से, हर समय सिर में दर्द रह सकता है, इरिटेबिलिटी, इरिटेट होगा पर्सन हर समय, और मेमोरी लॉस, भूल जाएगा काफ़ी चीज़ें। ये सारी एक दूसरे से रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं, ये सारी की सारी चीज़ें। लॉस ऑफ डेवलपमेंट स्किल्स इन चिल्ड्रन, मतलब कि जो बच्चों में डेवलपमेंट हो रहा होता है, जो वो छोटे से लेके 5-6 साल की उम्र तक ब्रेन में, वो भी बिगड़ जाएगा इसकी वजह से, अगर ये बच्चे को हो गई लेड पॉइजनिंग। फटीग, हाई ब्लड प्रेशर, एनीमिया, किडनी डिसफंक्शन। फटीग मतलब शरीर बहुत वेयर एंड टेयर महसूस होगा, बहुत थका थका सा। हाई ब्लड प्रेशर, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाएगा। एनीमिया मतलब कि खून में आपके ऑक्सीजन जो है वो ठीक से पास नहीं हो पा रही है। और किडनी डिसफंक्शन, किडनी में आपके प्रॉब्लम आ सकती है। ये सारी चीज़ें लेड पॉइजनिंग से होती हैं। इसके अलावा लेड पॉइजनिंग अगर सीवियर पहुंच जाए तो वो पूरी तरह से नर्वस सिस्टम को खराब कर सकता है। Treatment. For the first step of treatment is to locate and remove or seal the source of lead. मतलब कि पहले तो आपको वो चीज़ जिससे आपके पॉइजनिंग हो रही है उस चीज़ को हटाना होगा, और अगर हटाने लायक चीज़ नहीं है तो उसे सील करना होगा। मान लीजिए कि कोई ज़मीन है जहाँ की मिट्टी में ही लेड बहुत ज़्यादा गंदगी फैल गई है, तो फिर आपको वो एरिया पूरा सील करना होगा। और अगर आप रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि मैंने भी बताया कि पुराने टॉयज या पेंट ओल्ड हाउसेस के पेंट में मिल जाता है, तो आप उस पेंट को हटा सकते हैं हाउस के, और जो टॉयज हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं ताकि किसी को फिर वो लेड पॉइजनिंग ना हो। इन मोर सीवियर केसेस अ प्रोसीजर नोन एज चीलेशन थेरेपी इज यूज्ड। ठीक है, बहुत बुरा केस हो गया है किसी का, बहुत ज़्यादा लेड चली गई है बॉडी में धीरे धीरे करके, तो हम चिलेशन थेरेपी यूज कर सकते हैं। चिलेटिंग एजेंट्स बाइंड टू लेड दैट हैज एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडी एंड मेक्स देम अनअवेलेबल फॉर कॉजिंग एनी पॉइजन इन बॉडी। जैसे चारकोल का केस था कि चारकोल अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर रहा था, उसमें फिजिकल बॉन्ड बन रही थी। चिलेटिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, किससे? लेड जैसे मेटल आयंस के साथ। तो इसमें क्या होगा, वो अपने साथ बॉन्डिंग कर लेंगे। बॉन्डिंग करने के बाद क्या होगा कि वो जो मेटल आयन है वो फिर रिएक्टिव नहीं रहेगा, वो कहीं जा ही नहीं सकता, कुछ रिएक्शन नहीं कर सकता, और वो क्या होगा, बॉडी में से कॉम्प्लेक्स एजेंट जो ये इसके साथ, ये चिलेटिंग एजेंट के साथ कॉम्प्लेक्स बना के बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा, और एज इट इज यूरिन के थ्रू या कहीं से निकल जाएगा बाहर। केमिकल चिलेटर्स दैट आर यूज्ड मोस्ट ऑफन इंक्लूड ईडीटीए एंड डीएमएसए। ईडीटीए और डीएमएसए नाम के दो चिलेटिंग एजेंट्स ज्यादातर यूज किए जाते हैं ट्रीटमेंट में। आर्सेनिक पॉइजनिंग। Arsenic poisoning occurs after the ingestion or inhalation of high levels of arsenic. बहुत ज़्यादा ingest मतलब वो खा ली जाए मुंह से या फिर inhale कर दी जाए arsenic, तो arsenic is extremely poisonous to humans. Humans के लिए बहुत ज़्यादा poisonous होती है arsenic. It does not have a taste or odor, so one can be exposed to it without knowing it. इसमें ना कोई स्वाद है इसका, ना इसकी कोई खुशबू है, तो हो सकता है किसी पर्सन की बॉडी में जाए उसे पता भी नहीं चलेगा। Arsenic poisoning tends to occur most often in areas of industrializations, whether you work or live there. इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया जहाँ पर है वहाँ ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके होने के, चाहे आप फैक्ट्री में काम करते हो, चाहे आप उस एरिया में पास में रहते हो। Countries that have high levels of arsenic containing groundwater include the US, India, China and Mexico. कुछ कंट्रीज के नाम हैं ये जिनमें आर्सेनिक ग्राउंड वाटर में भी बहुत पाया जाता है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इंडिया है, चाइना है, मेक्सिको है। सिम्टम्स ऑफ आर्सेनिक पॉइजनिंग में इंक्लूड रेड और स्वॉलन स्किन, लाल लाल सी और फूली, वो आपके वो उसमें स्वेलिंग हो जाएगी स्किन में, स्किन में चेंजेस आएंगे, जैसे कि वॉर्ड्स हो जाएंगे, लेजन्स हो जाएंगे, उसमें चकत्ते से पड़ जाएंगे स्किन पे, डार्क पैचेस से, रफ सी स्किन हो जाएगी कई जगहों से। एब्डोमिनल पेन,
जो एब्डोमेन है उसमें पेन होगा पेट वाले एरिया में। नोजिया वॉमिटिंग, जो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आ सकती है, वॉमिटिंग भी आ सकती है। डायरिया के बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लॉस होगा, वॉमिटिंग है तो डायरिया भी होगा, है ना। डायरिया, एक्सेसिव लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वाटर। एबनॉर्मल हार्ट रिदम, हार्ट की रिदम बिगड़ जाएगी, एरिथमिया हो सकता है आगे जाकर। मसल क्रैम्प्स, मसल्स में क्रैम्प्स हो सकते हैं। टिंगलिंग ऑफ फिंगर्स एंड टोज, जो उंगलियां हैं और पैर की और हाथ की, उनमें वो टिंगलिंग की सेंसेशन होगी, जैसे कई सारी छोटी छोटी सुइयां चुभ रही हो ऐसा लगता है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू आर्सेनिक कैन कॉज मोर सीवियर सिम्टम्स, लंबे समय तक आर्सेनिक का एक्सपोजर हो तो और भी सीवियर सिम्टम हो सकते हैं, जैसे डार्कनिंग ऑफ स्किन, स्किन बहुत डार्क हो जाएगी। कॉन्स्टेंट सोर थ्रोट, बहुत ज्यादा आपके कह सकते हैं जो थ्रोट है, जो गला है, उसमें क्या होगा, वो शोर महसूस होगा, जैसे पता नहीं कितना, जैसे वो होता है ना, जैसे बहुत गला फाड़ फाड़ के बोले तो उसके बाद जो वो एकदम से हल्का सा दिक्कत सी महसूस होती है गले में, या फिर आके बहुत खांसी आ रही हो तो गले में जो दर्द और वो सब जलन होती है, वो जो है चीज वो सोर थ्रोट कहलाती है, तो वो वैसा हमेशा रहेगा। परसिस्टेंट डाइजेस्टिव इश्यूज, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती रहेंगी, कैंसर भी हो सकता है, डायबिटीज होगी, हो सकती है, हार्ट डिजीज हो सकती है, और न्यूरोटॉक्सिसिटी, मतलब न्यूरॉन्स जो आपके नर्वस सिस्टम है उसमें भी टॉक्सिसिटी हो सकती है। इन प्रेग्नेंट वीमेन, आर्सेनिक पॉइजनिंग कैन लीड टू फीटल कॉम्प्लिकेशंस, फीटस के बर्थ से पहले बच्चे के उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, आर्सेनिक कर सकता है प्रॉब्लम, तो ये मैंने आपको शुरू में बताया था। तो फीटल कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं, टेरेटोजेनिसिटी, वो हो सकती है। ट्रीटमेंट ऑफ आर्सेनिक पॉइजनिंग, देयर देयर इज नो स्पेसिफिक मेथड यूज टू ट्रीट आर्सेनिक पॉइजनिंग, कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है। द बेस्ट वे टू ट्रीट द कंडीशन इज टू एलिमिनेट आर्सेनिक एक्सपोजर, बस एक सबसे ज्यादा कारगर तरीका यही है कि पर्सन को उस एरिया से हटा दो जहां से उसे एक्सपोजर हो रहा है। विटामिन ई एंड सेलेनियम सप्लीमेंट्स हैव बीन यूज्ड, विटामिन ई के और सेलेनियम के सप्लीमेंट यूज किए जा रहे हैं थोड़ा सा पेशेंट को सही करने के लिए, और पाया भी गया है कि कई पेशेंट्स को इससे आराम मिला है, लेकिन अभी भी हर किसी को नहीं देखने में मिलता, और इस पर भी वर्क चल रहा है कि आखिर ये कैसे यूज हम कर सकते हैं बेस्ट तरीके से। Chelating agents like dimercaprol and DMSA are used for treatment of severe cases, बहुत सीवियर केसेस हो तो इसमें भी चिलेटिंग एजेंट यूज करते हैं लेड की तरह, जैसे कि डाइमरकैप्रोल एंड डीएमएसए। मर्क्यूरी पॉइजनिंग, mercury is a type of toxic metal that comes in different forms within the environment, अलग अलग फॉर्म में एनवायरनमेंट में पाया जाता है मर्क्यूरी। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मर्क्यूरी कोई ले ले, मिथाइल मर्क्यूरी जो कि नेचर में पाया जाता है, ज़्यादातर ये कहाँ मिलता है, सी फूड के अंदर। जो लोग समुद्री जानवरों को खाते हैं या चीज़ों को खाते हैं, उनकी बॉडी में मतलब मर्क्यूरी की पॉइजनिंग के चांसेस होते हैं। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मर्क्यूरी में अफेक्ट नॉट अफेक्ट योर हेल्थ, थोड़ी बहुत मर्क्यूरी बॉडी में चली जाए तो कुछ खास इफेक्ट नहीं है, पर बहुत ज़्यादा हो तो पॉइजनस हो सकती है। सिम्टम्स, इसका जो ज्यादा इफेक्ट है वो न्यूरोलॉजिकल होता है, मतलब नर्वस सिस्टम पे। एंजाइटी कर सकता है, डिप्रेशन कर सकता है, इरिटेबिलिटी कर सकता है, मेमोरी प्रॉब्लम्स कर सकता है, नंबनेस कर सकता है, मतलब कि सुन्न सा महसूस होगा, एरिया सुन्न हो जाएगा, और एनेस्थेटिक एनेस्थीसिया जैसे। पैथोलॉजिक शाइनेस, ठीक है, जो बॉडी है आपकी वो ठीक से काम नहीं करेगी, उसमें आपके मतलब हर चीज में वो थोड़ा कम परफॉर्म कर पाएगी, शाय हो जाएगी, हर चीज को करने में शर्माने वाली बात कहते हैं जैसे। ट्रेमर्स हो सकते हैं। मोर ऑफन मर्क्यूरी पॉइजनिंग बिल्ड्स अप ओवर टाइम, however a sudden onset of any of these symptoms could be a sign of acute toxicity, ठीक है। मतलब वैसे तो जनरली कैसे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ती है, लेकिन अगर एकदम से भी बहुत सारा बॉडी में किसी भी तरीके से चला जाए, किसी ने जानबूझ के ले लिया हो, तो उस केस में भी आपके एक्यूट टॉक्सिसिटी वाली कंडीशन हो सकती है। एडल्ट्स विद एडवांस्ड मर्क्यूरी पॉइजनिंग माइट एक्सपीरियंस, अब ये एडल्ट्स के लिए स्पेसिफिकली है कि कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो एडल्ट्स में ही पाए जाते हैं, जैसे कि हियरिंग एंड स्पीच डिफिकल्टी, सुनने में और बोलने में दिक्कत होगी। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, बॉडी में कोऑर्डिनेशन कम हो जाएगा बॉडी के पार्ट्स में। मसल वीकनेस, मसल्स वीक हो जाएंगी। नर्व लॉस इन हैंड्स एंड फेस, जो हाथ हैं और जो चेहरा है उसमें जो नर्व्स का जो सिग्नल जाता है वो
चला जाएगा और फिर आपके ऑफ कोर्स वो बिल्कुल मतलब हिल नहीं पाएंगे बिना सिग्नल के। ट्रबल वॉकिंग, चलने में दिक्कत होगी, और विजन चेंजेस मतलब के देखने में भी दिक्कतें आएंगी। Infants and young children who have been exposed to high levels of mercury may have अब ये बच्चों के लिए बताया गया है स्पेसिफिकली, उनके केस में क्या होगा, डिले इन कॉग्निशन मतलब पहचानने में चीजों को, उनको समझने में दिक्कत होगी। फाइन मोटर स्किल्स, जो सिंपल ऐसे बॉडी के मूवमेंट्स होती हैं सिंपल सी बहुत छोटे छोटे लेवल की, वो नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने अपनी उंगलियों को अलग अलग तरीके से घुमाया, कोई उंगली ऊपर कोई नीचे, ये एक फाइन मूवमेंट है, वो इस तरह से नहीं कर पाएंगे। स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, बोलना और किसी भाषा को समझना, वो उनके डेवलपमेंट उसका नहीं हो पाएगा, उस कैपेबिलिटी का। विजुअल एंड स्पैटियल अवेयरनेस, मतलब कि आसपास देखने, देख कर कि कौन सी चीज कितनी दूर है, ये सब अंदाजा नहीं लगा पाएगा बच्चा। ट्रीटमेंट, देयर इज नो क्योर फॉर मर्क्यूरी पॉइजनिंग, कोई क्योर है ही नहीं इसका। द बेस्ट वे इज टू स्टॉप एक्सपोजर, जैसे लेड और आर्सेनिक के लिए बोला गया था कि एक्सपोजर से बचाएं, इसमें एक्सपोजर जहां हो रहा है वहां से पेशेंट को हटा दें। अगर बहुत ज़्यादा पहुंच गया है मर्क्यूरी का लेवल तो चिलेशन थेरेपी यहाँ भी यूज़ करी जा सकती है, डाइमर कैप्रोल और डीएमएसए का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ट्रीटमेंट लंबे समय तक भी चलाया जाना ज़रूरी हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई है। तो ये मर्क्यूरी पॉइजनिंग का पॉइंट पूरा हुआ। थैंक यू, इसी के साथ हमारी ये क्लास खत्म होती है।